प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा अल्फा सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज के ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि हम शिक्षण विधियों की चर्चा कर रहे थे। शिक्षण विधियों में आज अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे नाटक शिक्षणम। नाटक शिक्षण। देखिए, नाटक शब्द का निर्माण नट धातु णवुल प्रत्यय से मिलकर के हुआ है। नट धातु का अर्थ होता है अभिनय, और णवुल प्रत्यय में आपको पता है लय और नय की संज्ञा हो जाती है। वो को अकादेश होता है यू और अनाकौ से, और ए को उपधा आ होती है और नाटक शब्द बन जाता है। और णवुल प्रत्यय कर्तावाचक होता है, तो इसका अर्थ हो गया अभिनय करने वाला। कि नाटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभिनय करने वाला। नाटक शब्द का निर्माण किससे मिलकर होता है? नट धातु और णवुल प्रत्यय से मिलकर के नाटक शब्द का निर्माण होता है। दूसरी बात, इसकी परिभाषा, नाटक की परिभाषा अवस्थानुकृति नाट्यम। अवस्थानुकृतिर नाट्यम, कि किसी भी अवस्था का, यानी जब व्यक्ति स्वयं के विचार, वेशभूषा इत्यादि का परित्याग करके किसी अन्य व्यक्ति के चरित्र को अपना ही चरित्र मान करके जब उसी के अनुसार पात्र, वेशभूषा इत्यादि धारण करता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? नाटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाटक। और छात्रों को नाटक करना या अभिनय करना सिखाना ही नाटक शिक्षण कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा। फिर हम बात करते हैं कि नाटक की उत्पत्ति। नाटक की उत्पत्ति की बात करते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारे मत हैं, परंतु देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से 4 सारभूत तत्व लेकर के नाटक शब्द की रचना की। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से क्या लिया? पाठ्यक्रम। यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गीत, और अथर्ववेद से लिया उन्होंने रस। चारों वेदों से 4 सारभूत तत्व लेकर के नाटक शब्द की उत्पत्ति की, और यहां से इसलिए इस नाटक को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद से क्या लिया गया, और यजुर्वेद से क्या लिया गया, सामवेद से क्या लिया गया, अथर्ववेद से क्या लिया गया, और पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? नाटक को कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं नाटक शिक्षण की
विशिष्टता, नाटक शिक्षण की विशेषता। क्या विशेषता होती है? देखिए, छात्रों को अभिनय कला का ज्ञान करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाए कि नाटक शिक्षण की क्या विशेषता है, तो क्या विशेषता है? छात्रों को अभिनय कला का ज्ञान करवाना, पहली चीज तो ये। अब इसकी उद्देश्य, नाटक शिक्षण के उद्देश्य नंबर 1, अभिनय कला का ज्ञान करवाना। नंबर 2, सामान्य लोगों का मनोरंजन करवाना। भारतीय संस्कृति से परिचय करवाना। छात्रों के मन से भय, झिझक, संकोच को दूर करना। देखिए, एक तो है अभिनय कला का ज्ञान करवाना, सामान्य लोगों का मनोरंजन करवाना। देखिए, प्राचीन काल में मनोरंजन के कोई भी साधन नहीं थे, तो उस दौर में क्या हुआ कि लोगों को मनोरंजन करवाने का जिम्मा है वो भी नाटक के साथ था। दूसरा इसी के साथ था भारतीय संस्कृति की रक्षा करना या भारतीय संस्कृति का परिचय प्रदान करना। देखिए, पहले रामायण रामलीलाएं हुआ करती थी, तो अनपढ़ जो व्यक्ति थे वो सब भारतीय संस्कृति के बारे में उन रामलीलाओं से ही क्या होते थे? परिचित होते थे। आज भी आपको पता धारावाहिक आते हैं, उन धारावाहिकों से हमारे भारतीय संस्कृति का परिचय क्या होता है? प्रदान होता है। दूसरा, छात्र जब रंगमंच के ऊपर आते थे तो रंगमंच के ऊपर आने से उनके मन से भय, झिझक और संकोच धीरे धीरे क्या हो जाता था? दूर हो जाता था। अंतिम जो इसका उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है, लोगों में नैतिक गुणों का विकास करना। कि जन सामान्य उनमें नैतिक गुणों का विकास कैसे होता था? मान लीजिए कोई कथा हम देखते थे तो उसमें असत्य पर सत्य की विजय होती थी, धर्म की विजय होती थी, धर्म के लिए लोग बड़े बड़े बलिदान देते थे और अंत में उनको वह चीज़ें वापस भी मिल जाती थी। तो नैतिक गुणों का भी इसमें क्या होता था? विकास होता था। तो ये नाटक शिक्षण के अपने क्या हुए? उद्देश्य हुए। जब शिक्षक किसी कक्ष में नाटक शिक्षण करवाते समय नाटक के जितने भी पात्र होते हैं उन पात्रों का स्वयं ही वाचिक अभिनय करता है तो उसे आदर्श नाट्य विधि कहा जाता है। तो देखिए, जब शिक्षक किसी कक्ष में नाटक शिक्षण करते समय
नाटक शिक्षण करवाते समय, नाटक शिक्षण करवाते समय नाटक के समस्त पात्रों का स्वयं ही वाचिक अभिनय करता है, तो उसे आदर्श नाट्य विधि कहा जाता है। देखिए, इस विधि में जो छात्र होते हैं वो जो शिक्षक समझा रहा है उस विषय वस्तु को तो ग्रहण कर लेते हैं, परंतु छात्र के मन से जो भय, झिझक, संकोच दूर होना चाहिए, क्या वो दूर हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको तो हमने अवसर ही नहीं दिया अभिनय करने का। तो इसलिए इस विधि को उपयोगी विधि नहीं माना जाता है। इस विधि में छात्रों को अभिनय करने का कोई अवसर नहीं दिया जाता है, अभिनय करने का कोई अवसर नहीं दिया जाता है। अतः इसे अच्छी विधि नहीं माना जाता है। अतः इसे अच्छी विधि नहीं माना जाता है। नंबर 2, कक्षाभिनय विधि। इस विधि में देखिए क्या होता है कि नाटक के जितने भी पात्र होते हैं वो समस्त पात्र छात्रों में वितरित कर दिए जाते हैं। नाटक के जितने भी पात्र होते हैं वो सारे पात्र छात्रों में बांट दिए जाते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको रामायण का नाटक करवा रहा हूं, तो राम, भरत, लक्ष्मण, सीता और रावण, जैसे ये हैं, इतने पात्र हैं। अब क्या होगा कि कक्ष में मान लो 10 बच्चे हैं, अब मैंने उसमें एक को क्या बना दिया? राम बना दिया, एक को भरत बना दिया, एक को लक्ष्मण बना दिया, एक को सीता, एक को रावण बना दिया। और एक एक छात्र का जैसे जैसे नंबर आएगा वह अपने अपने पात्रानुसार उनका क्या करेगा? वाचिक अभिनय करते हुए नाटक शिक्षण करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कक्षाभिनय विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षाभिनय विधि बोलते हैं। जैसे देखिए, इसको लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे कि जब छात्र अपने अपने पात्रानुसार वाचिक अभिनय करते हुए कक्ष में नाटक शिक्षण करते हैं, तो उसे कक्षाभिनय विधि
कहा जाता है कि जब छात्र अपने अपने पात्रानुसार वाचिक अभिनय करते हुए नाटक शिक्षण करते हैं तो उसे कक्षा अभिनय विधि कहा जाता है। इस विधि को व्यवहारिक तौर पर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। व्यवहारिक तौर पर इस विधि को नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। क्यों माना जाता है? नंबर 1, इसमें अतिरिक्त धन व समय की आवश्यकता नहीं होती है। अतिरिक्त समय व धन की क्या नहीं होती है? आवश्यकता नहीं होती। जैसे क्लास में शिक्षण कार्य चलता है उसी के साथ साथ छात्र क्या करना सीख जाते हैं? अभिनय करना सीख जाते हैं, इसलिए इसमें अतिरिक्त समय व धन की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2, इस विधि से छात्रों में अभिनय क्षमता का विकास हो जाता है। अब देखिए मित्रों, मैंने यहां एक पॉइंट डाला है व्यवहारिक तौर पर। यह क्यों डाला है? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर क्यों नहीं? देखिए, एक तो आप कक्ष में अभिनय करते हैं और एक रंगमंच का एक अच्छा सा निर्माण किया जाए, सामने आपके श्रोता बैठे हों, आपको पहले अभिनय की ट्रेनिंग दी जाए, आप जो पात्र उसी पात्र के वस्त्र धारण करके जो अभिनय करते हैं वो अभिनय अच्छा होगा या इसमें अच्छा होगा? उसमें अच्छा होगा। परंतु भारत जैसे विकासशील देश में इतने पैसे, इतना समय, रंगमंच का निर्माण करना बहुत पैसे खर्च होते हैं, वो अपने भारत में नहीं है। इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको क्या कहा अपन ने? व्यवहारिक तौर पर। ध्यान देना, इस विधि का दोष भी यही है कि इसमें छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों का निर्माण नहीं किया जाता है। इस विधि में छात्रों में वास्तविक परिस्थितियों का क्या नहीं होता है? निर्माण नहीं होता है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज यहां से जो ध्यान देने की बात है कि परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए कि व्यवहारिक तौर पर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो कौन सी है? कक्षाभिनय विधि। सैद्धांतिक तौर पर अगर आपसे पूछता है तो कौन सी करोगे? रंगमंचाभिनय विधि। कौन सी विधि करोगे? रंगमंचाभिनय विधि। देखिए, ये तो अपनी पूरी हुई।
3 नंबर जो विधि आती है रंग मंचाभिनय विधि। देखिए, जब शिक्षक, इस विधि में शिक्षक कक्षा कक्ष में क्या नहीं करवाता है, नाटक शिक्षण नहीं करवाता है। देखो क्या है, इस विधि में शिक्षक छात्रों को कक्षाभिनय विधि, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। इस विधि में शिक्षक कक्षा कक्ष में छात्रों को नाटक शिक्षण नहीं करवाता है, अपितु छात्रों के लिए वास्तविक छात्रों के लिए वास्तविक रंगमंच का निर्माण करता है तथा छात्र पात्रानुसार वेशभूषा धारण करके वास्तविक परिस्थितियों में अभिनय करते हैं तो उसे रंगमंचाभिनय विधि कहा जाता है। देखिए, इस विधि में शिक्षक कक्षा कक्ष में छात्रों को नाटक शिक्षण नहीं करवाता है, अपितु छात्रों के लिए वास्तविक रंगमंच का क्या करता है, निर्माण करता है। छात्र अपने अपने पात्रानुसार वेशभूषा धारण करके उस रंगमंच पर अभिनय करते हैं तो उसे रंगमंचाभिनय विधि कहा जाता है। इस विधि में छात्रों को पहले प्रशिक्षक के द्वारा अभ्यास करवाया जाता है। 10-15 दिन पूर्व अभ्यास करवाने के बाद एक बड़े रंगमंच का निर्माण होता है। जिन वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है
उन समस्त वाद्य यंत्रों को भी लगवाया जाता है। वाद्य यंत्रों के साथ साथ शिक्षक उनको प्रशिक्षित करता है और वहाँ नगर के गणमान्य व्यक्ति होते हैं या जितने भी अभिभावक होते हैं उन सबको इकट्ठा किया जाता है। यानी जितने दर्शक होते हैं समस्त दर्शकों का अभिनय वहाँ श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में बुलाया जाता है और उन सब के सामने छात्र क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। तो उसे कौन सी विधि कहा जाता है, रंगमंचाभिनय विधि कहा जाता है। अब आपको पता है छात्र को वास्तविक वेशभूषाएं दी गई, छात्र को वास्तविक क्या दी गई, वेशभूषाएं दी गई। छात्र को पहले प्रशिक्षक के द्वारा प्रशिक्षित किया गया, वाद्य यंत्र दिए गए, पर्दे लगाए गए, वास्तविक दर्शक सामने उपस्थित हुए और उन सब के सामने फिर छात्र अभिनय करेगा तो वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। इसलिए महत्वपूर्ण तथ्य है ये, सैद्धांतिक तौर पर इस विधि को नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। प्रश्न आ जाए कि व्यवहारिक तौर पर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं, तो किसको मानते हैं, कक्षाभिनय विधि को। व्यवहारिक तौर पर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि किसको माना जाता है, कक्षाभिनय विधि को। और सैद्धांतिक तौर पर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि किसको माना जाता है, रंगमंचाभिनय विधि को। तो ये मित्रों आपकी हुई कौन सी विधि, रंगमंचाभिनय विधि। अगली जो विधि आती है समन्वय विधि। देखिए कि परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्यवहारिक तौर पर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो कक्षाभिनय विधि। सैद्धांतिक तौर पर अगर पूछा जाए तो रंगमंचाभिनय विधि। और अगर आपसे पूछा जाए कि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो कौन सी है मित्रों, समन्वय विधि। कौन सी विधि है, समन्वय विधि। देखिए क्या होता है इस विधि में कि जब किसी कक्ष में, इस विधि में शिक्षक वो कक्ष में नाटक का शिक्षण कार्य नहीं करवाता है। इस विधि में क्या होता है कि परिस्थिति कैसी है, हमारा वातावरण कैसा है और हमारे पास उपलब्ध संसाधन कितने हैं, यानी उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करना। उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, समन्वय विधि कहलाता है। जिसमें एक उदाहरण देता हूं आपके सामने। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है। 15 अगस्त के ऊपर आप सब ने क्या किया होगा, कभी न कभी विद्यालय में अभिनय किया होगा। हम नाटक का आयोजन करते हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को वृद्ध पुरुष का क्या करना है, अभिनय करना है, तो हम धोती बाजार से मोल लाते हैं क्या, नहीं लाते। हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में कोई बुजुर्ग व्यक्ति उसकी धोती मांग करके ले आए। मूछें हैं तो हम कोयले से या मार्कर से क्या बना लेते हैं, काली स्याही से मूछें बना लेते हैं। या हमें किसी व्यक्ति को स्त्री का पात्र बनना है तो हम क्या कर लेते हैं, स्त्री का
स्त्री का क्या कर लेते हैं, गांव से स्त्री के कपड़े ले आए, वो पहन करके हम अभिनय कर लेते हैं। या आपको पता है कि जितने भी संसाधन हमें चाहिए, हम उन्हीं संसाधनों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं जो हमारे आसपास के वातावरण में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। यानी हमारे आसपास के वातावरण में जो संसाधन उपलब्ध होते हैं, उन्हीं संसाधनों का हम अधिक से अधिक मात्रा में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो उससे अपन क्या बोलते हैं, समन्वय विधि बोलते हैं। 15 अगस्त को हम सारे सामान ले आए, रंगमंच का निर्माण करते हैं तो हम गांव से तख्त मांग करके ले आए, उन तख्त के ऊपर हमने रंगमंच दरी बिछा दी, एक सामान्य चांदनी सी बिछा दी। दर्शक वास्तविक अपने सामने जाते हैं, पूरा विद्यालय होता है, हमारे शिक्षक गण होते हैं, गांव से गणमान्य व्यक्ति होते हैं, अभिभावक होते हैं, यानी सारी की सारी वास्तविक परिस्थितियां हो गई। पूर्वाभिनय की बात आती है तो हम आपको पता प्रशिक्षित चाहे न हो, किसी एक शिक्षक को जो इस कला में निपुण है, उस शिक्षक को बुलाया जाता है, विद्यालय में से स्टाफ में से एक का चयन कर लिया जाता है और वह उन सब बच्चों की क्या करवाता है, तैयारी करवाता है। जैसे इंटरवल तक अध्ययन हो गया और मध्याह्न अवकाश के बाद क्या हो गया, तैयारी करवा दी 10-15 दिन। तो न तो अपना ज़्यादा अध्ययन खराब होता है, नहीं अपने को बाहर से कोई ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है और वास्तविक परिस्थितियाँ भी उपलब्ध हो गई। बच्चे को वर्ष भर में 2-3 अवसर ऐसे मिल जाते हैं कि वास्तविक परिस्थितियों में वो क्या कर सके, अभिनय कर सकें। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, समन्वय विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समन्वय विधि बोलते हैं। इस विधि को नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, समन्वय विधि। देखिए समन्वय विधि को कैसे करना अपने को, कि हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक, उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना तथा समस्त नाटक शिक्षण विधियों का परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करना ही समन्वय विधि, प्रयोग करना ही समन्वय विधि कहलाती है। यानी जितनी भी विधियां हैं उन सभी विधियों का परिस्थिति, काल, समय के अनुसार क्या करना, प्रयोग करना। यानी अधिक से अधिक जिस विधि से लाभ हो, हमारे पास जितने संसाधन हों उन समस्त संसाधनों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, समन्वय विधि कहलाता है। फिर देखिए नोट लगा करके, इस विधि को नाटक शिक्षण की, इस विधि को नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है, क्योंकि इस विधि से छात्रों में पूर्ण अभिनय क्षमता का विकास हो जाता है तथा
अतिरिक्त समय व धन की भी आवश्यकता नहीं होती है। अतिरिक्त समय व धन की भी क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब आपसे अगर व्यवहारिक तौर पर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि पूछता है तो आप बताओगे कक्षाभिनय विधि, सैद्धांतिक तौर पर पूछता है तो रंगमंचाभिनय विधि, और सीधा अगर प्रश्न आ जाए कि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी है और ऑप्शन में अगर आपको समन्वय विधि दे रखा है तो पहले कौन सी विधि करोगे, समन्वय विधि करोगे। यानी सभी विधियों का समयानुसार अधिक से अधिक प्रयोग करना ही समन्वय विधि कहलाती है। इसी के साथ आपका नाटक शिक्षण हुआ। इन अपने 4 विधाएं हो गई, व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और नाटक शिक्षण। व्याकरण शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर आगमन विधि, अगर अव्याकृति विधि ऑप्शन में दे रखा तो पहले किसको सही करोगे, अव्याकृति विधि को, और अव्याकृति नहीं दे रखा तो आगमन विधि को। उच्च स्तर पे निगमन विधि। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि पूछे तो दोनों को मिला सकते हो, आगमन निगमन विधि। उसके बाद में गद्य शिक्षण की प्राथमिक स्तर पे अर्थबोध या उद्बोधन विधि, गद्य शिक्षण की माध्यमिक स्तर के ऊपर प्रश्नोत्तर विधि, उच्च स्तर के ऊपर व्याख्यान विधि, पद्य शिक्षण की प्राथमिक स्तर के ऊपर गीताभिनय विधि, माध्यमिक स्तर पर खंडान्वय विधि, उच्च स्तर पर समीक्षा विधि। और उसके बाद नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि पूछे तो समन्वय विधि, सैद्धांतिक तौर पर कक्षाभिनय विधि और व्यवहारिक सैद्धांतिक तौर पर रंगमंचाभिनय विधि और व्यवहारिक तौर पर कक्षाभिनय विधि। ये विधियां आपकी विधाओं की हुई। इन्हीं में से लगभग आपके प्रश्न आ जाता है। आगे अपन चर्चा करेंगे भाषा कौशल की और संस्कृत शिक्षण की परंपरागत और नूतन विधियों की। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद।